ईवीएम मशीन को भी हैक कर लिया जाता है। ये दुर्गति है मैडम देश की। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर काम करता है। नरेंद्र मोदी, आप भी कान खोल कर सुन लीजिएगा। हाँ, मैंने 6 महीना ITI किया है। मोदी जी एक बार हमको चुनाव आयोग बुला ले, मैं देख लूंगा उसमें कि क्या क्या दिक्कत हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मोदी जी कान खोल कर सुन लीजिए, अनुराग की आंखों में तुझे डर न मिलेगा। अनुराग ओझा तो बोलेगा, चाहे वो चुनाव आयोग हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जैसा के पापा में गलत करने वाला इस देश का कोई भी होगा तो अनुराग ओझा आंख में आंख डाल के सवाल पूछेगा। और बिना प्रूफ का कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है भैया, आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा। नरेंद्र मोदी, आप भी कान खोल कर सुन लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। हमको मालूम है मोदी की हकीकत, कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। रोजगार मोदी जी छाती पीट रहे, कह रहे हम रोजगार देंगे। अब रोजगार मैडम बताइए कि इनका वादा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 2 रोजगार नहीं दे पाए। ब्राह्मण का श्राप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 सीटों में सिमट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथास्तु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर हारेंगे मैडम, लिख के ले लीजिएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब से 5 राज्यों का रुझान आया है उसके बाद से ईवीएम बदनाम हो चुका है पूरी तरीके से। 3 राज्यों में जो है, एक राज्य में छत्तीसगढ़ में सीएम की घोषणा हो चुकी है, 2 राज्यों में अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठना अभी तक बंद नहीं हुआ है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे अनुराग ओझा। क्या कहेंगे, ईवीएम हैक हो गया, बीजेपी ने धोखेबाजी कर दी? मैडम देखिए, बीजेपी जो पार्टी है ना, बहुत ही महीन रूप से काम करती है, ठीक उसी प्रकार जैसे जाति काम करती है। ठीक, तो बीजेपी वाला जहां देखता है कि हमारी सरकार बन सकती है, जहां देखता है कि हमारी सरकार नहीं बन सकती है, वहां पे खेला करने की कोशिश करता है। मैडम एक चीज बताइए कि एक से एक इससे भी बड़े देश हैं, इससे ताकतवर देश हैं, जहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है, लेकिन भाजपा और भारतीय जनता पार्टी अपने भारत में ईवीएम से चुनाव करवा रही है। मतलब कि उसकी बेईमानी है। आप बताइए कि अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है और भारत में बैलेट पेपर से क्यों नहीं होता है? अरे खर्चे बढ़ जाएंगे बैलेट पेपर नहीं, से खर्च। ज़्यादा। एक चीज बताइए कि 5 साल में चुनाव एक बार होता है, ठीक है? 5 साल में अगर एक बार चुनाव होता है तो एक बार वो बैलेट पेपर से हो जाए मैडम, 2 दिन आपको और तकलीफ करना पड़ेगा। जैसे एक दिन मोदी जी वाह के नारे लगाती हो, 10 दिन लगाना पड़ेगा। फर्क इतना ही तो है। अब मेहनत उसमें कौन सी है बताइए? मेहनत है नहीं, 2 दिन और एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाएगा। 5 साल का डिसीजन, मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 साल का डिसीजन 5 साल देश की जनता तय करती है कि हमारा प्रधानमंत्री ही होगा, हमारा गृह मंत्री होगा, रक्षा मंत्री ही होगा, विधायक सांसद ही होगा, और उसके साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। ईवीएम मशीन को भी हैक कर लिया जाता है। ये दुर्गति है मैडम देश की। ईवीएम का जब तक बहिष्कार नहीं होगा तब तक इस देश की जनता सुरक्षित होने वाली नहीं है। बैलेट पेपर में भी तो धांधली होती है, पेटी की पेटी गायब हो जाती है। वो मैडम भाजपा वाला करता है, भाजपा वाला करता है। आप भी करे, धांधली होती है आप ना। 2014 से पहले बता दीजिए कितनी धांधली हुई है ऐसी। बूथ लूट लिया जाता था। बूथ लूट लिया जाता था, भाजपा वाला और आरएसएस वाला लूटता था, कांग्रेस का या अन्य पार्टियों का लोग नहीं लूटता था। एक चीज बताइए मैडम, ईवीएम में मैं पहले बताऊंगा कि ईवीएम की हैकिंग ऐसे हुई कि बहन कुमारी मायावती का पार्टी का विधायक अपना वोट डालता है और उसे अपना वोट नहीं मिलता है। अब बताइए मैडम, ये बेईमानी है कि नहीं है? मत कीजिए, आप बताइए कि बेईमानी है कि नहीं है? मैडम आपने कभी वोट डाला है, नहीं डाला है? अभी तक नहीं डाला। अभी नहीं डाला है, मैंने डाला है भाई। तो जब बटन दबाते हैं तो टी की आवाज आती है। अगर वो आवाज निकलती है, और एक फोन है मैडम कि जैसे हमने फोन पूरा दिन चलाया तो फोन शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ईवीएम मशीन से खटे खट वोट पड़ रहा था, और फिर भी पूरा दिन बैटरी चार्ज है, तो मतलब है कि ईवीएम हैक है। ईवीएम हैक है। कितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर काम करता है। चुनाव आयोग भी गुलाम। बिल्कुल, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मोदी जी कान खोल कर सुन लीजिए, अनुराग की आंखों में तुझे डर न मिलेगा। अनुराग ओझा तो बोलेगा, चाहे वो चुनाव आयोग हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जैसा के पापा अमित शाह हो, गलत करने वाला इस देश का कोई भी होगा तो अनुराग ओझा आंख में आंख डाल के सवाल पूछेगा उनसे। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें सबूत ला कर दो ईवीएम हैकिंग का, तब हम कुछ करेंगे। मैडम एक चीज बताइए कि मैं मान लो विधायकी लड़ रहा हूँ, ठीक, मैं अपने गोंडा से मान लो विधायकी लड़ रहा हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है, ठीक, तो उसका पहले सर्वे होता है। सर्वे होता है कि गांव का लोग, पड़ोस का लोग तय करता है कि हाँ भाई ये है विधायक बनने लायक। तो क्या बताइए कि मैं फिर, मुझे टिकट पार्टी से मिल जाता है, मैं चुनाव लड़ता हूं, तो क्या मुझे 40 वोट भी अपने गांव, अपने समाज से नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा आप बताइए? वो तो जनता तय करती है। जनता तय करती है। सर्वे करवाती है पार्टी की नहीं करवाती है?
सर्वे करवाती है, और जब जानती है कि जीत सकता है तभी टिकट देती है। बात ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग बातों पे नहीं जाते, मैडम मैं बात उन्हें प्रूफ चाहिए होता है। मैं प्रूफ के साथ में बात करूं, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। आप बीच में काट देती हैं, वही फिर मुझे बोल। हाँ, तो फिर 40 वोट नहीं मिला। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए कितनों विधायक के 40 वोट नहीं मिला। अब ये बताइए कि जिसे अपने गांव का, अपने समाज का वोट ना मिला हो, वो वोट कहाँ जा रहा है? वो भाजपा में जा रहा है। भाजपा में कैसे जा रहा है? क्योंकि ईवीएम मशीन हैक थी। कई कबाड़ मशीनें ऐसी रख दी जाती हैं जिसमें आप वोट डालते रहोगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। पहले पर्ची निकलती थी, अब तो पर्ची भी निकलना बंद हो गई। हमने वोट डाला पंजे पे, पंजे की पर्ची आ जाएगी जी। अब तो आती ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि सबूत ला के दो। ये आपकी बातों को वो समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, पर उससे प्रूफ करने के लिए कि जो आप कह रहे हैं उसका एविडेंस दिखाइए तो काम करें। मैडम कितनी याचिकाएं आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं? काफी याचिकाएं पहुंच चुकी हैं, और बिना प्रूफ का कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। भैया आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा, नरेंद्र मोदी आप भी कान खोल कर सुन लीजिएगा कि बिना प्रूफ के लोग नहीं पहुंच रहे हैं, आपके खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहे हैं। आप मैडम एक चीज बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील कह रहे हैं कि ईवीएम हैक है। अब वो ज्यादा होशियार हैं या आप ज्यादा होशियार हैं या बीजेपी वाला ज्यादा होशियार है? तीनों में से होशियार ज्यादा कौन है आप बताइए? चुनाव आयोग होशियार है। चुनाव आयोग होशियार है, तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि भाई अगर आपको लग रहा है। एक चीज और, दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट था, उन्होंने बताया कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो 199 से में 199 सीट आती है। दिग्विजय खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता बगावत कर रहे हैं कि इनके जिद के कारण हार गए हम। इनके जिद के कारण? कि आप जैसे पत्रकारों की वजह से हारे, उनके जिद के कारण कैसे हारे आप बताइए? कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इनके जिद के कारण हारे हैं। आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगा रहता है। उसे किसी के ऊपर थोप देना, ये आपका विचार हो सकता है, हम इस बात से सहमत नहीं है। कांग्रेस का कोई बड़का नेता तो नहीं कह रहा कि हम तुम्हारी वजह से भाई हारे हैं। अब ये बताइए तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीती अगर ईवीएम हैक था तो? मैडम एक चीज आप बताते हैं कि जो बड़ा राज्य था, जहाँ से बीजेपी को लगा कि हम ज्यादा फायदा लूट सकते हैं, ठीक, वहाँ तो ईवीएम को उन्होंने गड़बड़ कर दिया। और जहाँ लगा था उनको वर्चस्व ही नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में भी आपको पता है कि बीजेपी की हिंदू मुसलमान वाली रोटी चलती नहीं। और जहाँ जहाँ धर्म हावी है, जहाँ जहाँ शिक्षा हावी है, तहाँ तो विपक्ष का सरकार बनेगा, और जहाँ जहाँ धर्म हावी है वहाँ भाजपा का सरकार बनेगा। वहाँ पे बीजेपी हैक क्यों नहीं करती है ईवीएम को? मैडम मैं क्या बता रहा हूँ कि जिसका जहाँ वर्चस्व होगा वो वहीं पे हैक करेगा ना। अब वहाँ पे हिंदू मुसलमान की इनकी रोटी सिक नहीं रही थी, वहाँ पे कोई चुनाव कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे ढंग से। और वहाँ पे अब एक चीज और देखी कि बीजेपी का विधायक कह रहा है कि हम शपथ ही नहीं लेंगे। टी राजा सिंह को आप देख सकते हैं। तो मतलब ये माना जा सकता है कि तेलंगाना की जो जीत है वो बीजेपी ने दे दिया कांग्रेस की थाली में, इसलिए कांग्रेस जीत गई। मैडम कह भी सकते हैं, क्योंकि उनके सरकार में ऐसा ही होता है, गुंडई करते हैं, दबंगई करते हैं। तो जिसको दे दें वही ठीक है, जिसको ना दें वो भी ठीक है। तो कांग्रेस इसमें खुश है? नहीं, कांग्रेस पार्टी सत्य के साथ में है, वो मोहब्बत के साथ में है, वो भाईचारे के साथ में है, बंधुता के साथ में है, एकता के साथ में है, अखंडता के साथ में है। और जो मोहब्बत के साथ में है वो लोग जरूर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो कांग्रेस को जब मिली भीख में वहाँ की जीत तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। देखो कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है तेलंगाना हमें मिला है, बाकी राज्य हमसे चला गया, लेकिन मजबूत विपक्ष में हम हैं, मजबूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। लेकिन मैडम आप बताइए कि सीएम मोदी जी कब बनेंगे? मोदी जी सीएम क्यों बनेंगे? अब वो पीएम बन चुके हैं। नहीं, अब की बार मोदी सरकार, नारा याद होगा आपको, बड़ा बड़ा पोस्टर भी लगा था, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो ठीक है, लेकिन सीएम किसको बनाएंगे? क्या मोदी जी खुद स्वयं पीएम बनना चाहेंगे या सीएम बनना चाहेंगे? वो तो पीएम है, वो मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैडम बता दीजिए हमको। बैठक हो रही है, मंथन चल रहा है। कैमरे में मत बताइए, हमारे कान मंथन है परिवर्तन का। अभी और तमाशा होने दो, कहाँ कहाँ छिपे हैं मोदी के दुश्मन, अभी और खुलासा होने दो। छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, आदिवासी को बना दिया। ठीक है, आदिवासी को बना दिया, आदिवासी को राष्ट्रपति दे रहे हैं। हाँ, हमको मालूम है मोदी की हकीकत। मिर्जा गालिब का एक शायरी है मैडम कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, और धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। तो एक चीज आपको इसमें समझने की जरूरत है, आदिवासी को इन्होंने राष्ट्रपति भी बनाया था। क्या वो राष्ट्रपति महोदय अपनी प्रतिक्रिया हमको दे सकती हैं कि उनको जगन्नाथपुरी में क्यों नहीं जाने दिया गया? अब आप बताइए कि आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री भी बना दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए कि आदिवासियों को उनका हक अधिकार कितना मिल रहा है,
बात इस पर होनी ये तो चाहिए। आप बेहतर समझते होंगे ना, अभी नहीं, हम आप समझते ब्राह्मण हैं। है हाँ, और राष्ट्रपति को क्यों रोका गया, एक ब्राह्मण ने रोक दिया, ब्राह्मण समझता होगा सब ज्यादा। एक चीज बताइए कि सबसे ज्यादा किस पार्टी में है, हम्म, सबसे ज्यादा किस पार्टी में है? कौन किस पार्टी में? ब्राह्मणवाद जो है वो सबसे ज्यादा, मैं ब्राह्मणों से मेरी कोई शिकायत नहीं, ब्राह्मण ठीक है, ब्राह्मणवाद गलत है। और ब्राह्मणवाद सबसे ज्यादा करने वाला भाजपा में बैठा है, आरएसएस में बैठा है। तो मैडम बताइए कि यहाँ का मोदी जी अच्छा, ओबीसी यहाँ है, किसको बना? राष्ट्रपति आदिवासी ओबीसी को समाज बनाया, के लिए ब्राह्मणवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी समाज के लिए 5 काम किए होंगे, गिनवा दीजिए। मोदी जी खुद गिनवा रहे हैं, हम क्यों गिनवा दें? नहीं तो आप उनकी पत्रकार हैं, तो आप 5 काम उनके देश हित में पत्रकार नहीं तो है। ठीक है, देश हित का 5 काम गिनवा दीजिए, गिनवाइए। पहले ये बताइए। पहले नहीं बताएंगे, पहले 5 काम गिनवाइए, फिर मैं 50 काम। मोदी जी से जाके पूछिए ना 5 काम उनके। देखिए तो आप ये जो सवाल हमसे पूछ रही हैं, ये भाजपा से पूछती तो ज्यादा बेहतर रहता। भाजपा बता रही है, वो क्या अपने बता रही सफाई में बता रही है कि हम ईवीएम हैक नहीं किए हैं। EVM आप लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक हुआ है, भाजपा कह रही है। अच्छा सुनिए ईवीएम पे ही सुन लीजिए। फाड़ के दिखा देता, हाँ और मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ कि दिखा दूं। हाँ, मैंने 6 महीना ITI किया है। हाँ मोदी जी एक बार हमको चुनाव आयोग बुला ले, मैं देख लूंगा उसमें कि क्या क्या दिक्कत हुई है। और वही मशीन चाहिए जो पूरा दिन चार्ज थी, वही मशीन चाहिए जिसमें बीएसपी का नेता वोट डालता है और वोट नहीं पड़ता है। हमको वही मशीन चाहिए, जो गांव से विधायक लड़ता है वही गांव से उसको 40 वोट नहीं मिलता है, वही मशीन चाहिए मैडम। फिर सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि बीजेपी अगर मशीन हैक कर ही लेती है तो बिहार जैसा राज्य वो क्यों छोड़ेगी, जो विधानसभा में जो लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहां पर ईवीएम हैक क्यों नहीं होता? मैडम देखिए, 24 का जो चुनाव होगा वो ईवीएम से नहीं होगा, वो बैलेट पेपर से होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा आप लोग बताते हो कि बहुत कामगार है, वो 24 में हम लोग देख लेंगे कि इनके चेहरे पे जितनी धूल है ना, बैलेट पेपर से पोंछ देंगे। आप कैसे कह सकते कि बैलेट पेपर से होगा? आप जानते हैं कैसे होगा? बिल्कुल, चुनाव आयोग पर हम लोग हड़ताल करेंगे, और मैं जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबको कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि जो वोट हो वो बैलेट पेपर से ही हो। तो जरूरी थोड़ी है हड़ताल से वो तय हो ही जाएगा। मैडम देखो, जब जब इस देश में हड़ताल हुई है, जब जब आंदोलन हुए हैं, तब तक कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। अरे पहलवान बेटियां बैठी तो थी, कुछ नहीं हुआ। वो बीजेपी का नेता था ना। हाँ। अब आप मान बीजेपी के भाई, अब बीजेपी देख के लीजिए, अलावा ही तो। मैं इसीलिए कहता हूँ कि चुनाव आयोग बीजेपी का है। मैडम ने एक्सेप्ट कर लिया, और आप लोग काफी समझदार हैं, आप लोग भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसको हाँ। कि चुनाव आयोग भी बीजेपी का है। तो फिर आप भी तो एक्सेप्ट कीजिए कि कितना भी हड़ताल करेंगे कुछ नहीं नहीं होगा। मैम, होगा। कैसे होगा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना जैसा के पापा की बाजुओं में है। तो मैडम हम लोग बदल देंगे। बैलेट पेपर से होगा, ये आप लिख के दीजिए। बिल्कुल, तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात नहीं मानी तो पूरी सरकार बदल देंगे मैडम, पूरी सरकार बदल देंगे। आपने लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि सवाल ही नहीं पूछा, सवाल का जवाब आपने भी बिहार नहीं दिया का था। ईवीएम हैक क्यों नहीं होता, ये आपने जवाब नहीं दिया। 24 में ईवीएम से वोट ही नहीं पड़ेगा तो हैक कहाँ बिहार होगा? वाला क्यों नहीं मैं होता? क्या कह रहा हूँ, बिहार में अब तक जो- इलेक्शन नहीं हुए क्या? जो हो गया, हाँ। जो बीत गया वो दौड़ ना आएगा, और जो आने वाला है उस पर चर्चा कीजिए। दिल्ली और बिहार में भी तो चुनाव होते हैं, इधर वाला क्यों नहीं होता? लोकसभा में हैक करता है, विधानसभा में नहीं हैक करता है। लोकसभा में 700 सीट चली गई। फिर राजस्थान में हैक नहीं हुआ होगा, मध्य प्रदेश में हैक नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी उनको हराने का उनका मकसद था, क्योंकि वो वोट पे नहीं जीत सकते थे। भाइयों बहनों मित्रों, ये गया था हमारा योगी आदित्यनाथ, कह रहा था कि 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, राम मंदिर का दर्शन करवाएगा। अब एक चीज बताइए कि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं मैडम, हम लोग सड़ा हुआ बैगन खा के नहीं पैदा हुए थे। हाँ, हम लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। गुजरात जहाँ भाजपा की सरकार है, तहाँ 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड, वहां पे 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी जो उसे 450 रुपए में भाजपा वाला सिलेंडर देगा? मुझे दिक्कत नहीं है, आप 450 में दीजिए, फ्री दीजिए, लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां भी तो दीजिए मैडम। रोजगार, मोदी जी छाती पीट रहे, कह रहे हम रोजगार देंगे। अब रोजगार मैडम बताइए कि इनका वादा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 2 रोजगार नहीं दे पाए। फिर भी जनता उन्हीं को ला रही है। देखिए मैडम, जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं। तो एक बार जनता ने उन्हें चुन लिया है, लेकिन 24 में उनको नकारेगी, क्योंकि देश चलाना और कोई राज्य चलाना दोनों में बहुत फर्क है। तो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी एक ब्राह्मण का श्राप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र, ब्राह्मण श्राप दे रहा है मोदी को? बिल्कुल, क्या श्राप है? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 सीटों में सिमट जाएंगे और पूरी भारतीय जनता
अब समझदार के लिए इशारा ही काफी है, बच्चों के लिए गुब्बारे का। अगर श्राप विफल हो गया तो? कैसे होगा मैडम? अगर हो गया तो होता ही नहीं। फजीहत हो जाएगी अनुराग। कौन सा फजीहत मैडम? जब जब ब्राह्मण ने तांडव किया है इस देश में बहुत बड़ा बड़ा हुआ है। आप शुरू से इतिहास उठा के देख लीजिए आज तक। तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथास्तु 24 में देखते हैं श्राप फलता है या फूलता है। वो देख लीजिएगा। हाँ। 303 है ना हाँ। मोदी जी, 27-28 सीट सिमटा देंगे। समझ जाइए मैडम। हाँ। विपक्ष के पास अभी सीट 27-28 सीट, गठबंधन हो गया है। 27-28 सीट मोदी जी बताइए, 27-28 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर हारेंगे मैडम, लिख के ले लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नहीं हारे तब हमसे आके बात करें। अब उन्होंने कहा था कि राजस्थान में, उन्होंने कहा था पहली बार भविष्यवाणी कर रहा हूँ, राजस्थान में गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, उनकी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को आप गारंटी मानती हैं? उनकी भविष्यवाणी को भविष्यवाणी मैं नहीं मानती हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने सुनिए पहले कहते तो प्रधानमंत्री की बात तो सुनिए। मैं क्या कर, अरे मैडम मैं 24 घंटा सुनता हूँ, मैं 24 घंटा आप जैसे पत्रकार यही सुनाते हैं, मैं सुनता हूँ। प्रधानमंत्री की मैं 24 घंटा सुनता हूँ। प्रधानमंत्री ने तो यह भी कहा था, भाइयों बहनों मित्रों 15 लाख सबके खाते में आएंगे। आप बताइए कितनों के खाते में आ गए? अरे भविष्य भाइयों बहनों मित्रों 2-2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। आप बताइए कितना रोजगार दिया गया? भाइयों बहनों मित्रों ऐसी सरकार आएगी कि महिलाओं को सुरक्षित कर दिया जाएगा। आप बताइए कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं? भाइयों बहनों मित्रों ऐसी सरकार बनाएंगे कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आप बताइए कितने किसानों की आय दुगनी है? भाइयों बहनों मित्रों ऐसी सरकार बनाएंगे कि अपराधी गुंडे मौलिया थर थर कांपेंगे। आप बताइए सबसे ज्यादा गुंडे मौलिया किसकी पार्टी में है? भाइयों बहनों मित्रों ऐसी सरकार बनाएंगे कि आधी रात को बहनें गहना लाद कर घूमेंगी। किसने कहा था? जय शाह के पापा अमित शाह ने कहा था। अब आप बताइए कितना क्या हो रहा है, ये हमसे ज्यादा आपको मालूम है। तो चलिए, साफ साफ अनुराग ओझा ने एक ब्राह्मण होने का फर्ज निभाया है और इन्होंने पूरी तरीके से बता दिया है, भविष्यवाणी कर दिया है कि इस बार मोदी जो है, मोदी का सुफड़ा साफ होगा। और इन्होंने श्राप दिया है कि मोदी की सरकार इस बार चल जाएगी और 6 से 7 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे। ये ब्राह्मण का और अनुराग ओझा का श्राप है। देखते हैं आने वाली 24 में जो ये चुनाव होते हैं उसमें इनका श्राप असर होता है या विफल हो जाता है, आने वाला समय बताएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।